नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो ना सिर्फ कानून है, बल्कि समाज में बदलाव की मसाल भी है। वो है दोस्तों पोस्को एक्ट। ये एक्ट सिर्फ शब्द नहीं है दोस्तों, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य बच्चों की सुरक्षा देने का है और हमारा कर्तव्य एक सशक्त महिला पर्यवेक्षक बनने का है। याद रखिए, जब आप जागरूक होते हैं, तो समाज सुरक्षित होता है दोस्तों और जब आप सशक्त होते हैं, तो दुनिया बदलती है। तो चलिए इस एक्ट को समझते हैं और इसकी ताकत को पहचानते हैं और खुद को इतना सशक्त बनाते हैं कि किसी भी बच्चे को सुरक्षित माहौल दे सके। सो आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं और पोक्सो एक्ट को शानदार तरीके से समझते हैं। सो यदि हम बात करें दोस्तों पोक्सो एक्ट की, सो हम यहाँ पे पहले क्या-क्या देखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों और जहाँ से क्वेश्चन जो है लगातार कैसे पूछे जा रहे हैं, उस पे भी हम नज़र डालेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों पोक्सो एक्ट का इतिहास की ओर नज़र डालेंगे, इसके बाद में इसका उद्देश्य क्या है और साथ ही साथ इसमें पोक्सो एक्ट के तहत कौन-कौन से जो है एक्ट लाए गए हैं और साथ ही साथ कौन-कौन से जो है अपराध की श्रेणी में जो है यहाँ पे रखे गए हैं। इसके बाद में हम देखेंगे पोक्सो एक्ट के जो अंतर्गत जो 2019 में जो संशोधन हुआ था उस पे नज़र डालेंगे। इसके बाद में इसके अंतर्गत सज़ा का जो प्रावधान अलग-अलग किया गया है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बाद में इसके एक्ट की प्रमुख विशेषताएँ और उसके बाद में जो पोक्सो एक्ट है, इसमें क्या चुनौतियाँ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इन सभी पॉइंटों के बारे में आपको बहुत ही विस्तार से और बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करके बताऊँगा दोस्तों और अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों महिला पर्यवेक्षक में, इन्हीं पॉइंटों से पूछे गए हैं और हम इस क्लास में एक-एक पॉइंट को बहुत ही विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं दोस्तों पोक्सो एक्ट का इतिहास पे। सो आप सभी को पता है दोस्तों कि पहले ऐसा कोई एक्ट जो है भारत में नहीं लागू था, जो कि बच्चों के खिलाफ जो होने वाले यौन अपराधों के लिए स्पष्ट प्रावधान पहले हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलते थे। लेकिन ये जो सारी व्यवस्था और सारी सुविधा ना होने के कारण कहीं न कहीं बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के मामले अक्सर न्याय में देरी और साथ ही साथ निष्पक्ष की कमी भी कहीं न कहीं यहाँ पे हमें देखने को मिली और इसका नतीजा यही हुआ कि इस प्रकार के जो मामले हैं कहीं न कहीं ज़्यादा जो है ये देखने को मिले और भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ने लगे दोस्तों और जिससे कि उनकी सुरक्षा की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा पड़ी और कहीं न कहीं भारत को अब यानी भारत सरकार को यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ी और इस प्रकार से यहाँ पे भारतीय दंड संहिता जिसे कहा जाता है आईपीसी एक्ट यानी कि आईपीसी जो है यहाँ पे आता है दोस्तों और इस प्रकार से यहाँ पे इसकी शुरुआत होती है। यदि हम बात करें दोस्तों जो है पोक्सो एक्ट का उद्देश्य कि ये क्यों आवश्यक हुआ? सो इस एक्ट का जो खास उद्देश्य यही था दोस्तों कि बच्चों में जो उत्पीड़न और यौन हमला और जो पोर्नोग्राफी जैसी जो घटनाएँ थी, उनसे सुरक्षा प्रदान करना था और ऐसे मामलों में बच्चों को न्याय दिलाने के लिए विशेषकर यह कानून जो है लाया गया दोस्तों, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में हम नज़र डालते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पे और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पोक्सो एक्ट है दोस्तों, ये इसमें स्वीकृति कब इसे दिया गया? सो यदि हम बात करें दोस्तों पोक्सो एक्ट की, तो इसे सबसे पहले जो संसद में पारित किया गया था दोस्तों, वो किया गया था 2021 में से 21 कर लीजिएगा, तो सॉरी 2012 में इसे पहली बार संसद में पारित किया जाता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाता है दोस्तों जो है 4 नवंबर 2012 को, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है, 4 नवंबर 2012 को ये पूर्ण रूप से जो है लागू कर दिया जाता है और इसका जो संशोधन है दोस्तों बाद में जो है इसका जो अनुच्छेद के तहत इसमें जो प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, वो देखने को मिलते हैं अनुच्छेद 13 3 और अनुच्छेद 39 के अनुसार बच्चों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे अधिनियम यहाँ पे पूर्ण रूप से बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है? सो इस प्रकार से यहाँ पे स्वीकृति मिलती है। सबसे पहले तो आपको आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले संसद में कब पारित किया गया था? तो आपको याद रखना है दोस्तों 2012 में किया गया था। इसके बाद में इसे पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? ये यदि आपसे डेट पूछे तो आपको याद रखना है कि इसे पूर्ण रूप से 4 नवंबर 2012 को इसे जो है पूर्ण रूप से लागू किया जाता है दोस्तों, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों जो कि आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यानी कि संविधान के अनुच्छेद यानी कि किस अनुच्छेद के तहत ये जो है बच्चों के लिए जो यहाँ जो अधिनियम बनाया गया है, ये सुरक्षा के प्रावधान करता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों अनुच्छेद 15, 3 और अनुच्छेद जो है 39 के अनुसार बच्चों को सुरक्षा यानी कि बच्चों के लिए सुरक्षा अधिनियम बनाए गए यहाँ पे, ठीक है? सो इस प्रकार से यहाँ पे अनुमोदित करके पूरा लागू यहाँ पे पूर्ण रूप से लागू किया जाता है दोस्तों। पोक्सो एक्ट को, ठीक है? इसके बाद में हम यहाँ पे नज़र डालते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगला पॉइंट की ओर और हम देखते हैं पोक्सो एक्ट के उद्देश्य क्या है और इसके अलग-अलग उद्देश्य हमें कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं दोस्तों यदि हम बात करें बच्चों की सुरक्षा को लेके सो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा और वर्ष यानी कि 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को यौन अपराध की सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है यह एक्ट लाया गया दोस्तों और ये बहुत ही अच्छा सिद्ध भी हुआ कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं दोस्तों। सो आपको याद रखना है 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे जो हैं
उनके यानी कि उनको यौन अपराध से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये लाया गया था, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट हमें देखने को मिलता है दोस्तों, वो देखने को मिलता है अपराधों की स्पष्टता। सो कभी-कभी क्या होता है दोस्तों कि अपराधों की स्पष्टता कहीं न कहीं नहीं हो पाती थी और काफ़ी विलंब होता था कहीं न कहीं यानी कि यौन उत्पीड़न और यौन जो हमला होता था, साथ ही साथ गंभीर यौन हमला होता था और बाल पोर्नोग्राफियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना पहले काफ़ी मुश्किल था। सो इस प्रकार से यहाँ पे अब जो है पोक्सो एक्ट के तहत अब ये इसे पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया गया कि यदि किसी के साथ में यौन उत्पीड़न होता है या फिर यौन हमला होता है या फिर जो है यौन गंभीर हमला यदि उसको उसके ऊपर में किया जाता है या फिर हम जो है कह सकते हैं कि बाल जो है पोर्नोग्राफी को स्पष्ट रूप से अब यहाँ पे परिभाषित किया गया है। सो ये कुछ उद्देश्य है जो कि एक्ट को लाने के। सो इस प्रकार के जो मामले हैं अब यहाँ पे जो है पूर्ण रूप से इनका निपटारा यहाँ पे किया जा रहा है। अब बहुत सारे लोग जो है जो है पोर्नोग्राफी को नहीं समझ पाएँगे। सो इसको मैं आसान शब्दों में कहता हूँ दोस्तों कि जो बहुत से लोग कहते हैं कि अश्लील या फिर जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए, वो कुछ चीज़ें ऐसे दिखाए जाते हैं लोगों के द्वारा। सो उसको रोकने के लिए जो यहाँ पे पोक्सो एक्ट आता है दोस्तों और इससे इस प्रकार से पूर्ण रूप से इस पे प्रतिबंध लगाता है, वो चाहे यौन उत्पीड़न की बात करें या फिर यौन हमला की बात करें या फिर गंभीर जो है यौन हमला जैसे जो लोग करते हैं इस प्रकार की जो गंभीर जो है प्रहार करते हैं कहीं न कहीं उन पे जो है यहाँ पे पोक्सो एक्ट के तहत यहाँ पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों तुरंत और निष्पक्ष न्याय। सो कहीं न कहीं न्याय में भी पहले देरी हमें देखने को मिलती है लेकिन अब जो है इस एक्ट के तहत जो है सभी मामलों को स्पष्ट और समयबद्ध तरीके से जो समय के आधार पर जो है यहाँ पे निपटान जो है उस केस का किया जाता है, उस मामले का जो है यहाँ पे निपटान किया जाता है। साथ ही साथ स्पेशल कोर्ट का गठन भी इसके द्वारा किया गया दोस्तों, ठीक है? सो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सो न्याय के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण मामले आपको यानी कि 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है इस एक्ट के देखने को मिलते हैं दोस्तों। पहले सभी मामले जो है समय पर उनका निपटान किया जाता है यानी कि उनका निर्णय यहाँ पे लिया जाता है। साथ ही साथ स्पेशल कोर्ट्स का गठन भी यहाँ पर किया गया है जो कि अलग-अलग जो है स्तर पर उनका जाँच या फिर उनका जो है निर्णय यहाँ पे प्रदान किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आता है दोस्तों गोपनीय की सुरक्षा। यानी कि कुछ ऐसे मामले हो जाते हैं दोस्तों जहाँ पे उन बातों को गोपनीय रखा जाता है या आप कह सकते हैं दोस्तों कि जो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो यानी कि जो पीड़ित बच्चे हैं उनकी पहचान को गोपनीय रखा जाता है क्योंकि यदि गोपनीय नहीं रखेंगे तो कहीं न कहीं उसे समाज में जो है दोस्तों प्रताड़ित किया जाएगा। उससे बहुत हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो है लोगों के द्वारा जो है उसे यानी कि परेशान किया जाएगा। तो इस प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए जो है उनके यानी कि पीड़ित बच्चों की पहचान को गोपनीय रखा जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार की इसमें भी एक विशेषता हमें यहाँ पे देखने को मिलती है दोस्तों गोपनीय सुरक्षा के आधार पर, ठीक है? तो ये पॉइंट भी याद रखना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट हमें देखने को मिलता है दोस्तों, इसका जो मुख्य उद्देश्य के आधार पर वो देखने को मिलता है जागरूकता और रिपोर्टिंग की। सो कहीं न कहीं यह भी है दोस्तों कि मामलों की जो रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करना और कानूनी जो है सुरक्षा प्रदान करना या संरक्षण प्रदान करना, ये इस एक्ट के तहत काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है और काफ़ी आसान हम कह सकते हैं दोस्तों जो कि लोग धीरे-धीरे जागरूक हो रहे हैं और रिपोर्टिंग जैसी जो समस्या है कहीं न कहीं वो काफ़ी हद तक हल हो गया है और लोग जो है इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं और जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इस प्रकार के मामले यदि आते हैं तो कहीं न कहीं जो है थाना प्रभारी या फिर जो पास में नज़दीक जिसे चौकी थाना कहा जाता है, वहाँ तक जानकारी पहुँचाने का प्रयास करते हैं। सो इस प्रकार से कहीं न कहीं एक्ट के आने के माध्यम से या एक्ट के आने के बाद में बहुत सारी सुविधाएँ या बहुत सारी जो फैक्ट है, बहुत सारी जो सुविधाएँ हैं कहीं न कहीं लोगों को मिला है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे नज़र डालते हैं दोस्तों पोक्सो एक्ट के तहत अपराधों की जो श्रेणी यहाँ पे रखा गया है और इन एक्ट से जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। यहाँ से अब डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे पूछे जाते हैं। सो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं दोस्तों लैंगिक उत्पीड़न पे। सो लैंगिक उत्पीड़न में यदि हम देखें दोस्तों सो इसमें जो है धारा 11 और 12 धारा के तहत जो है यहाँ पे कुछ प्रावधान किए जाते हैं। जैसे दोस्तों बच्चों को अश्लील इशारे यदि कोई करता है तो उसे जो है धारा 11 और 12 के तहत उसे सज़ा का प्रावधान दिया जाता है और जैसे बहुत सारे अश्लील शब्द या फिर गंदे बातों का प्रयोग करके यदि किसी जो है बच्चे को यानी कि किसी बच्चे को परेशान किया जाता है तो उसे अश्लील यानी कि लैंगिक उत्पीड़न के तहत माना जाएगा और उससे 11 और 12 के तहत सज़ा का प्रावधान यहाँ पे दिया जाता है दोस्तों। इसके बाद में जो है बच्चों को किसी भी प्रकार से यौन उत्पीड़न की भावना यदि कोई देता है, तो वो भी लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत माना जाता है और इसके लिए जो है सरकार ने जो है यहाँ पे
इस अधिनियम के तहत सज़ा का अधिकतम 3 वर्ष का सज़ा का प्रावधान किया है दोस्तों, और साथ ही साथ उसे जुर्माना भी यहाँ पे भरना पड़ सकता है। सो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों लैंगिक उत्पीड़न, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि लैंगिक उत्पीड़न के तहत यदि कोई जो है बच्चों को अश्लील इशारे करता है, या फिर बच्चों को अश्लील शब्दों के माध्यम से गंदी बातें करता है, या फिर गंदी बातों से परेशान यदि करता है, तो उसे जो है लैंगिक उत्पीड़न के तहत माना जाता है, और उससे धारा 11 और 12 के तहत सज़ा का प्रावधान, यानी कि मिनिमम 3 वर्ष का सज़ा का प्रावधान है, और साथ ही साथ जुर्माना भी यहाँ पे जो है इस एक्ट के तहत दिया जाता है। सो बच्चों को किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न और इस प्रकार की जो भावनाएँ देता है, सो उस कंडीशन में जो है ये एक्ट लागू होता है दोस्तों, और इसे लैंगिक उत्पीड़न कहा जाता है। लैंगिक उत्पीड़न के तहत माना जाता है इस प्रकार के व्यवहार यदि किसी बच्चे के साथ में किया जाता है। तो इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम देखते हैं दोस्तों लैंगिक हमला। सो लैंगिक हमला को यहाँ पे समझते हैं दोस्तों। लैंगिक हमला की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है लैंगिक हमला के तहत आपको देखने को मिलेगा दोस्तों धारा 7 और धारा 8 के तहत जो है यहाँ पे सज़ा का प्रावधान किया जाता है दोस्तों, जिसमें कि यदि बच्चे के शरीर को यौन इशारे से कोई छूता है, या फिर बच्चों की जो है मर्यादा को भंग करता है, तो कहीं न कहीं उस पे धारा 7 और 8 के तहत सज़ा का प्रावधान यहाँ पर दिया गया दोस्तों, जिसमें कि लगभग 3 वर्ष का सज़ा का प्रावधान है, और अधिक से अधिक जो कि आपसे पूछा जा सकता है, कम से कम 3 वर्ष का सज़ा का प्रावधान है, और अधिक से अधिक 5 वर्ष का सज़ा का प्रावधान यहाँ पर दिया गया द दोस्तों, और साथ ही साथ जुर्माना भी यहाँ पे जो है लगाया गया है। ठीक है? सो इस प्रकार से यहाँ पे लैंगिक हमला यदि कोई करता है दोस्तों, जिसमें कि इस प्रकार की जो समस्याएँ हमें देखने को मिलती है, जिसमें कि बच्चों की शारीरिक यानी कि यौन इरादों से जो है छूता है, या फिर बच्चों की मर्यादा को भंग करता है, तो उसके तहत धारा 7 और 8 के तहत उसे सज़ा का प्रावधान यहाँ पर दिया जाता है। सो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों यौन उत्पीड़न लैंगिक उत्पीड़न। इसके बाद में हमने यहाँ पे देखा लैंगिक हमला, ठीक है? सो लैंगिक हमला में धारा 7 और 8 के तहत दिया जाता है, सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद में लैंगिक उत्पीड़न में आपसे पूछा जा सकता है, सो 11 धारा 11 और 12 के तहत, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों गंभीर लैंगिक हमला पे, ठीक है? यानी कि कोई गंभीर लैंगिक हमला यदि करता है दोस्तों, तो उसके तहत जो है उसे सज़ा का जो प्रावधान है, या फिर जो धारा जो है दोस्तों वो है 9 और 10 के तहत उसे सज़ा का प्रावधान दिया जाता है दोस्तों। और इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि कोई कोई पुलिस अधिकारी, या फिर शिक्षक, या फिर कोई रिश्तेदार किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा हमला यदि किया जाता है, तो उसे धारा 9 और धारा 10 के तहत सज़ा का प्रावधान दिया जाता है दोस्तों। और यदि कोई समूह द्वारा यदि हमला किया जाता है, तो भी उसे धारा 9 और धारा 10 के तहत सज़ा का प्रावधान दिया जाता है, जिसे गंभीर लैंगिक हमला माना जाता है दोस्तों। और यदि किसी मानसिक रूप से असक्षम है, या फिर बीमार बच्चे हैं, उन पर यदि इस प्रकार से हमला किया जाता है, तो भी इसे गंभीर लैंगिक हमला माना जाता है, और उसे जो है धारा 9 और धारा 10 के तहत सज़ा का प्रावधान दिया गया दोस्तों। और इसमें सज़ा का जो प्रावधान है, कम से कम जो है 5 वर्ष का है, और अधिक से अधिक जो है यहाँ पे 7 वर्ष का सज़ा का प्रावधान है। साथ ही साथ जुर्माना भी यहाँ पे जो है लगाया गया है इस एक्ट के तहत। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा दोस्तों लैंगिक जो सॉरी गंभीर लैंगिक हमला, इस प्रकार से यदि कोई व्यवहार या किसी प्रकार की घटना होती है, तो उसे गंभीर लैंगिक हमला माना जाता है, और उसे धारा 9 और धारा 10 के तहत सज़ा का प्रावधान यहाँ पर होता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों बाल पोर्नोग्राफी को। सो इस प्रकार की यदि कोई घटना होती है दोस्तों, सो उससे धारा 13 और 14 और 15 के तहत सज़ा का प्रावधान यहाँ पे किया गया है दोस्तों, जिसमें कि बच्चों की अश्लील तस्वीर यदि कोई खींच लेता है, या फिर वीडियो बनाता है, सो उससे माना जाता है बाल पोर्नोग्राफी, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों कि इन तस्वीरों, या फिर यानी तस्वीरों या फिर वीडियो को प्रसारित यदि कोई करता है, या करता है, या फिर देखता है, दिखाता है, सो वो भी बाल पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आता है दोस्तों। और बहुत बार इसके लिए सजा का जो प्रावधान यहाँ पे किया गया दोस्तों, वो किया गया है 5 वर्ष, और साथ ही साथ अधिक से अधिक जो है 7 वर्ष का सजा का प्रावधान है, और इसे जुर्माना भी यहाँ पे देना पड़ सकता है, ठीक है? सो इस प्रकार से यहाँ पे बाल पोर्नोग्राफी के तहत जो है सजा का प्रावधान दिया गया दोस्तों। और यदि कोई पुनः फिर से अपराध करता है, सो उसे 7 साल से अधिक का सजा भी दिया जा सकता है। सो इस प्रकार से यहाँ पे धारा 13 और 14 और 15 लागू होता है दोस्तों, जिसमें कि 5 से 7 वर्ष तक सजा का जो प्रावधान है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और पहला जो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, 5 कम से कम 5 वर्ष का सजा मिलता है। इसके बाद में अधिक से अधिक जो है 7 वर्ष का मिलता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति डबल पुनः फिर से वही अपराध करता है, तो उससे 7 से अधिक वर्ष का सजा का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। सो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों बाल जो है पोर्नोग्राफी, और इस ये समझ में आया होगा कि बाल पोर्नोग्राफी क्या है, यानी कि अश्लील तस्वीरें या फिर वीडियो यदि कोई बनाता है, तो वो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है? तो ये जो है इस कंडीशन में धारा 13, 14 और 15 जो धारा यहाँ पे लागू होता है दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों
कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और समझते हैं रिपोर्ट ना करने के कंडीशन में भी यहाँ पे धारा लगती है दोस्तों। यदि आपके आपके सामने कोई घटना हो रही है और उस कंडीशन में आपको पता है और तो भी आप कहीं कोई जो है शिकायत नहीं कर रहे हो, रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, लोगों को नहीं बता रहे हो, तो उस कंडीशन में भी आपके ऊपर में धारा लागू हो सकता है दोस्तों। और वो धारा लागू होता है धारा 19 और 21, यानी कि कोई व्यक्ति किसी यानी कि व्यक्ति को अपराध की जानकारी होने पर भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर में धारा लागू हो सकता है धारा 19 21 के तहत, ठीक है। और इसमें जो है लगभग कम से कम 6 माह और 1 वर्ष का सजा का प्रावधान यहाँ पर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आपको पता है और या आपको जानकारी है फिर भी आप यदि रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में भी आपके ऊपर में धारा लागू हो सकता है दोस्तों इस एक्ट के तहत, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे समझना है। इसके बाद में यदि जो है इस प्रकार से आपको जानकारी है और आपके ऊपर में यदि धारा लागू होता है दोस्तों, तो आपको आपके ऊपर में 6 माह से 1 वर्ष का सजा का प्रावधान यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद में हम नज़र डालते हैं दोस्तों पोक्सो यानी कि पोक्सो एक्ट में जो संशोधन यहाँ पर हुआ दोस्तों, क्योंकि आप सभी को मैंने बताया है कि 2012 में यह जो है लागू होता है और संशोधन में भी पहली बार इसका ज़िक्र जो है 2012 में ही किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में इसका संशोधन यहाँ पर किया गया क्योंकि बहुत सारे जो मामले हैं काफ़ी कठोर नहीं थे और इन्हीं को देखते हुए जो है यहाँ पे पुनः फिर से संशोधन किया जाता है दोस्तों। और ये संशोधन 2019 में किया गया, इसको हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। और इस एक्ट के तहत या इस संशोधन के तहत अब यहाँ पे मृत्यु दंड का प्रावधान भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया दोस्तों, जिसमें कि गंभीर मामलों के कंडीशन में कहीं न कहीं अब यहाँ पे जो है मृत्यु दंड का प्रावधान यहाँ पे किया गया दोस्तों। और साथ ही साथ सजा का प्रावधान, मृत्युदंड सजा का प्रावधान यहाँ पर ऐड कर दिया गया है और ये ऐड हुआ है दोस्तों 2019 का जो संशोधन यहाँ पर हुआ है उसके तहत, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे ऐड हुआ दोस्तों वो हुआ सजा में वृद्धि। पहले जो सजा में वृद्धि था दोस्तों अलग-अलग आपने देखा दोस्तों कहीं न कहीं 5 वर्ष या फिर 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का होता था। अब यहाँ पे सजा का जो यानी कि समय था दोस्तों उसमें भी कहीं न कहीं वृद्धि 2019 का जो संशोधन हुआ है उसमें कर दिया गया है। अब कई अपराधों में सजा की अवधि को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों कि बच्चों की पोर्नोग्राफी पर नियंत्रण को लेके भी यहाँ पे एक नया यहाँ पे संशोधन हुआ दोस्तों और इसके तहत अब यहाँ पे जो है कड़े प्रावधान के अंतर्गत लाया गया है, ठीक है। ये भी यहाँ पे एक हम कह सकते हैं दोस्तों कि बच्चों की पोर्नोग्राफी पर नियंत्रण को लेके 2019 में जो है 19 का जो संशोधन हुआ है उसमें यहाँ पे ऐड किया गया है दोस्तों, ठीक है। सो ये पूरा फैक्ट आपको देखने को मिला। इसके बाद में हम नजर डालते हैं दोस्तों पोक्सो एक्ट के अंतर्गत जो सजा का जो प्रावधान है दोस्तों वो कौन-कौन से यहाँ पे किया गया है। पहला जो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों लैंगिक उत्पीड़न का। इस कंडीशन में यदि जो है कोई इस प्रकार से अपराध करता है दोस्तों लैंगिक उत्पीड़न का, उसे 3 वर्ष का मिनिमम 3 वर्ष का सजा का प्रावधान यहाँ पर किया जाता है दोस्तों और जुर्माना दिया जाता है। साथ ही साथ पोर्नोग्राफियों से संबंधित यदि कोई जो है हमला करता है या इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं दोस्तों कि प्रहार करता है, उस कंडीशन में जो है 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान और साथ ही साथ जुर्माना यहाँ पे दिया जाता है दोस्तों। और लैंगिक हमला में मैंने बताया था दोस्तों आपको स्टार्ट में कि 3 वर्ष से 5 वर्ष का सज़ा का प्रावधान है और जुर्माना भी यहाँ पर दिया जा सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको देखने को मिलेगा रिपोर्ट ना करने की कंडीशन में 1 वर्ष का सज़ा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है दोस्तों। जबकि इससे पहले जो हुआ था दोस्तों 2012 में जब ये एक्ट लाया गया था तब आपने देखा था दोस्तों कि उसमें जो है 6 माह का जो है सज़ा का प्रावधान यहाँ पे दिया जाता था कम से कम और अधिक से अधिक जो है 1 वर्ष हम कह सकते थे, लेकिन 6 माह का होता था। लेकिन अब जो पुनः फिर से जो संशोधन हुआ है दोस्तों उसमें अब यदि कोई रिपोर्ट नहीं करता है, उसे जानकारी पता है, तो उस कंडीशन में 1 वर्ष का सज़ा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। उसके बाद में गंभीर यदि लैंगिक हमला करता है दोस्तों, तो उस कंडीशन में 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान और साथ ही साथ जुर्माना भी यहाँ पर इस एक्ट के तहत लाया गया है। इस प्रकार से जो है हमने देखा दोस्तों सज़ा का विवरण जिसमें कि अलग-अलग जो है सज़ा के आधार पर उन्हें अलग-अलग जो है समय तक जुर्माना और सजा का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है और इन्हीं पॉइंटों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। इसके बाद में हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों पोक्सो एक्ट की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है उन पे हम नजर डालते हैं दोस्तों। पहला आपको देखने को मिलेगा दोस्तों लिंग तटस्थ कानून, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसमें लड़के और लड़कियों को यानी कि दोनों को सुरक्षा देना जो है इसका मुख्य विशेषता यानी कि मुख्य उद्देश्य है दोस्तों इस एक्ट का। और इसके तहत अब लड़के और लड़कियों को दोनों को सुरक्षा यहाँ पे प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों गोपनीयता, यानी कि यदि कोई बच्चा इस तरह से पीड़ित है तो उनकी पहचान को गोपनीय रखा जाता है ताकि समाज में उसे प्रताड़ित न होना पड़े। इस प्रकार की जो विशेषताएं भी हमें इस एक्ट के देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसके बाद में जो है
स्पेशल कोर्ट्स का जो गठन है यहाँ पर किया गया दोस्तों, जो कि अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग मामलों की सुनवाई इनके द्वारा जो है यहाँ पर किए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों मनोवैज्ञानिक सहायता भी यहाँ पर जो इस एक्ट के तहत देखने को मिलते हैं, जिसमें कि पीड़ित बच्चों की मानसिक स्थिति पर ध्यान रखा जाता है और जो है उन्हें पुनः फिर से जो है मोटिवेट हम कह सकते हैं दोस्तों कि या फिर उन्हें पुनः फिर से पुनः स्थिति में जो है या फिर अपनी दुनिया में पुनः फिर से उन्हें लाने का प्रयास यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है? तो इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक सहायता भी इस एक्ट के तहत प्रदान किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में ये सारी चीज़ें हुई और एक्ट भी लाया गया, क्योंकि फिर भी बहुत बार हम देखते हैं दोस्तों कि इस प्रकार की जो घटनाएँ हैं, वो हमें देखने को मिलती है। सो कहीं न कहीं इस एक्ट के तहत या ये जो एक्ट है इस एक्ट में भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों को हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। सो पहला चुनौती आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, वो देखने को मिलेगा कानून का दुरुपयोग, यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं वो व्यक्तिगत रूप से दुश्मनी के आधार पर जो है कानून का दुरुपयोग करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि कुछ जो मामलों में निजी दुश्मनी या फिर झूठी शिकायत दर्ज यहाँ पर की जाती है। इस प्रकार से कानून का यहाँ पे उल्लंघन होता है और खासकर विशेष रूप से ऐसे मामले जहाँ पे फैमिली और साथ ही साथ बहुत अलग-अलग जो इस प्रकार की जो समस्याएँ होती हैं, हम कह सकते हैं दोस्तों, या फिर डिस्प्यूटेंस या फिर हम कह सकते हैं जो साथियों, जो कि झूठे आरोप जो लगाए जाते हैं, झूठे आरोप शामिल होते हैं। सो इस प्रकार की जो घटनाएँ या फिर इस प्रकार की जो शिकायत यदि दर्ज किए जाते हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पे कानून का दुरुपयोग हो रहा है और इसी कारण यह एक्ट एक चुनौती का यानी के रूप में हम देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें कि लोग जो है सही तरीके से इस कानून का या ये इस एक्ट का उपयोग नहीं कर पाते, बल्कि इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। ठीक है? सो ये एक बहुत बड़ा चुनौती या इस एक्ट का रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला लोगों में जागरूकता की कमी भी हमें कहीं न कहीं देखने को मिलती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गया, फिर ग्रामीण इलाकों में लोग इसके प्रति जागरूक नहीं होते। बहुत सारे लोगों को जो है पोक्सो एक्ट का जो है पोक्सो एक्ट के बारे में जानकारी नहीं होता है, तो इसीलिए वे चुप रहते हैं और इस प्रकार से जो है जो भी घटनाएँ होती है, फिर जो घटना होने वाली होती है, कहीं न कहीं उन पे एक्शन नहीं लेते हैं और कई माता-पिता और बच्चों को यह पता ही नहीं होता है कि उनके अधिकार क्या है और उन्हें किस तरह से न्याय मिलना चाहिए। सो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हम कह सकते हैं दोस्तों, और इस एक्ट का एक बहुत बड़ी चुनौती है जो कि लोगों को जागरूक नहीं, यानी कि लोग जागरूक नहीं और इस प्रकार की जानकारी ना होने के कारण भी इसमें जो है अपने अधिकार को नहीं समझ पाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो है दोस्तों रिपोर्टिंग में संकोच, क्योंकि बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि हमें यानी कि बहुत सारे लोगों को पता तो होता है, लेकिन वे डरते हैं क्योंकि सामने वाला व्यक्ति से डरने लगते हैं। सो इस प्रकार की जो घटनाएँ हैं भी हमें कहीं न कहीं देखने को मिलती है, जिसमें कि सामाजिक दबाव और जो बदनामी के तहत, यानी कि बदनामी के डर से भी लोग जो है अपराध की रिपोर्ट नहीं करते हैं। साथ ही साथ खासकर जब आरोपी परिवार का कोई सदस्य होता है, तो उस कंडीशन में भी लोग डरने के कारण जो है इस प्रकार से शिकायत नहीं करते हैं और सामाजिक दबाव का यहाँ पे बहुत बड़ा प्रभाव हम कह सकते हैं दोस्तों, जिसके कारण जो या एक हम कह सकते हैं दोस्तों कि एक चुनौती का कारण हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है? सो ये भी एक हम कह सकते हैं दोस्तों जो कि चुनौती है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों न्याय प्रक्रिया में देरी। कहीं कहीं न कहीं न्याय प्रक्रिया में भी बहुत देरी होता है दोस्तों, जिसमें कि जो है खासकर जो न्यायालय है वो सही तरीके से या सही समय पर या बहुत जल्द जो है इसका निर्णय नहीं ले पाती है। बहुत बार कोर्ट में मुकदमों की जो संख्या है बढ़ती रहती है और जिससे कि मामलों की निपटान में कहीं न कहीं देरी होती है और स्पेशल कोर्ट का अभाव भी कहीं न कहीं यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कारण होता है। सो इस प्रकार से न्याय प्रक्रिया में भी कहीं न कहीं देरी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ये भी एक चुनौती है दोस्तों, जो कि इस एक्ट के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में पुलिस की लापरवाही भी कहीं न कहीं एक चुनौती के रूप में हम देख सकते हैं दोस्तों। जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलता है और जैसे कि पुलिस की लापरवाही और अनदेखी के कारण कई मामलों की ठीक से जाँच यहाँ पर नहीं होती है। साथ ही साथ कई मामलों में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में देरी करती है। सो इस प्रकार की जो घटनाएँ हैं, ये भी हमें देखने को मिलती है। इस कारण यह एक्ट जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण हम कह सकते हैं दोस्तों, जो कि पुलिस की लापरवाही के कारण भी होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको देखने को मिलेगा दोस्तों पीड़ित की मानसिक स्थिति। सो पीड़ित की जो मानसिक स्थिति है दोस्तों, कभी-कभी अच्छा ना होने के कारण भी इस प्रकार की स्थिति हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। यानी कि मानसिक स्थिति को समझना जो है काफ़ी कठिन हो जाता है और बच्चों की मानसिक स्थिति को ठीक तरह से समझने और सहारा देने में कमी कहीं न कहीं हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण काउंसलिंग सेवाओं का अभाव यहाँ पर होता है। जिसके कारण ये भी एक जो है चुनौती का कारण हमें यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे नज़र डालते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अगला पॉइंट पे लैंगिक तटस्थता की समस्या। सो इस प्रकार की जो समस्या है, यानी कि ये भी एक हम कह सकते हैं दोस्तों जो कि चुनौतियों का कारण बनता है, जिसमें कि लिंग भेद बहुत सारे लोग करते हैं, जिसमें कि पोक्सो एक्ट के तहत जेंडर जो है
न्यूट्रल, ये जेंडर न्यूट्रल माना जाता है, यानी कि लेकिन लड़कों और लड़कियों की परिस्थिति को भिन्न यहाँ पे हो सकती है, यानी कि लड़कियाँ लड़कों की जो परिस्थिति है दोस्तों, परिस्थितियाँ भिन्न हो सकती है, ये माना जाता है। और लड़कों के मामलों में न्याय की प्रक्रिया और जागरूकता की कमी कहीं न कहीं हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती का कारण हम कह सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से चुनौतियों के कारण है, वो आपको याद रखना है, जो कि यहाँ से डायरेक्ट पॉइंट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे दोस्तों। इसके बाद में हम यहाँ पे नज़र डालते हैं दोस्तों रिवीजन पे कि हमने अभी तक क्या-क्या देखा। सो इस प्रकार से हमने पूरा जो पोक्सो एक्ट था दोस्तों, उसमें जो धाराएँ हैं और जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी को हमने बहुत ही डिटेल से और बहुत ही विस्तार से समझा दोस्तों। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे पूरे-पूरे पॉइंटों को कवर किया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस क्लास को बहुत ही अच्छा से देखा होगा, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि अब आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है? सो हमने यहाँ पे पोक्सो एक्ट का इतिहास देखा दोस्तों, इसके बाद में इसके उद्देश्य मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसके बाद में इस एक्ट के तहत अपराध की जो श्रेणियाँ थी दोस्तों, उन सब के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल से विस्तार से बताने का प्रयास किया। और 2019 में जो संशोधन हुआ वो उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया दोस्तों। इसके बाद में जो सजा का प्रावधान यहाँ पे किया गया और प्रमुख विशेषताएँ क्या रही, और इस एक्ट के आने के बाद में भी बहुत बहुत सारी चुनौतियाँ रही है और है, उनके बारे में मैंने बहुत ही विस्तार से आप लोगों को बताने का प्रयास किया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास के माध्यम से अब आपका जो ये टॉपिक है दोस्तों, वो काफ़ी अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट अगला क्लास होगा मेरा दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन लेके आने का, जिससे कि आपका एक भी परसेंट जो है डाउट नहीं रहेगा। और आप यदि वो क्वेश्चन कवर करते हैं, तो कहीं न कहीं आपका पूरा 100% रिवीजन हो जाएगा। और वो क्वेश्चन वो होंगे दोस्तों, जो कि डायरेक्ट उन 50 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। सो वो क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। सो थैंक यू दोस्तों, ये क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही क्लासेस मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, और खासकर हमें एग्ज़ाम को देखते हुए तैयारी करना है। सो इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही फ़िल्टर करके आप लोगों के लिए क्लासेस ला रहा हूँ। सो ये आप देख लीजिएगा, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि दोनों पीडीएफ मैं आप लोगों को यहाँ पे वहाँ पे डाल दूँगा, जिसमें कि ये पीडीएफ भी देखने को मिलेगा, और जो क्लास का जो डिटेल वाला है, वो भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। सो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक जय हिंद।